गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 से एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। वो है सेल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उनका रिलेशन, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है ना, और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। CBSE बोर्ड, ऑल स्टेट बोर्ड, नीट, जेईई, किसी में भी इससे क्वेश्चन ही बनता रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, है ना। जो टॉपिक है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी हम पूरे टॉपिक लिखे देते हैं। यानी सेल हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, ये सब कुछ हम आज बताएंगे इसमें। ठीक है ना। ये तो सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सेल क्या होता है। सेल की बात करें यदि, तो सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स होता है। आप ये बोल सकते हैं सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, या इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट, या कह सकते हैं सेल डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। यानी सेल क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। या ये कह सकते हैं कि सेल इज द डिवाइस बाय विच सेल इज डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या कि सेल इज द डिवाइस सेल इज द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या कि सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है ना। कई तरीके से बोल सकते हैं आप। ठीक। तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आगे लिख देते हैं इट इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, या चाहो तो इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक करंट। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, है ना। उनमें से है प्राइमरी सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। ठीक है ना। इसमें जो करंट होती है वो वीक होती है। इसमें करंट जो मिलती है वो कैसी होती है, करंट वीक। और इसमें जो करंट होती है वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। ठीक है ना। ये इतना समझते रहो। प्राइमरी सेल करंट वीक, करंट स्ट्रांग। इसमें ये भी है, इसमें
केमिकल रिएक्शन जो होती है, केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल, इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है, इसकी केमिकल रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल होती है। इसमें प्राइमरी सेल जो होता है करंट वीक होती है, इसमें करंट जो है स्ट्रांग होती है। प्राइमरी सेल में केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल, इसकी क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। इसमें और बातों को कुछ यदि लिखना चाहें तो प्राइमरी का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो मोर होता है, और इसका सेकेंडरी का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो है वो लेस होता है, कम होता है। ठीक है ना। ये चीप होते हैं और ये कॉस्टली, ये लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, ये हैवी होते हैं। यानी बहुत बातें हैं। क्या क्या कहा हमने, ये एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद चार्ज नहीं कर सकते, तभी इसमें रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज कर सकते हैं, रिएक्शन रिवर्सिबल। इसमें करंट वीक होती है, इसमें करंट स्ट्रांग होती है, इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ये सस्ते होते हैं, लाइट भी होते हैं, है ना। रेजिस्टेंस मोर होता है, चीप होते हैं, और लाइट, सस्ते और हल्के। और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉस्टली भी होते हैं, हैवी भी होते हैं, और इनका रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। ठीक है ना। ये तो यानी सेल में आप इतने जानना है, ये प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में ड्राई सेल, नीफे सेल, लीक्लांसी सेल, ये एग्जाम्पल में आते हैं, है ना। और इसका एग्जाम्पल की यदि बात करें तो इसका एग्जाम्पल यानी ड्राई सेल, वोल्टिक सेल, और इसका एग्जाम्पल लेड एक्यूमुलेटर, ACC एक्यूमुलेटर, और नीफे सेल, लेड एक्यूमुलेटर, नीफे सेल। क्या कहा हमने, ये इसमें बता दिया। ठीक है ना। लेक्लांची सेल भी होता है, डेनियल सेल भी होता है, वोल्टिक सेल। तो ये सेल की बात रही। ठीक है ना। अब इसमें ये बता दें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इसको समझना जल्दी से। सुनिए, ये मान लो एक सेल है, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है। यहाँ पर ये है, ये एनोड है, ये क्या है, कैथोड है, ये एनोड। ठीक, ये इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइट, ये इसमें जो भरा है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है ना। इसमें ये बता दें, ये एनोड है, ये कैथोड है। आप लोगों को बता दें एनोड का पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव, और कैथोड का क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव, कैथोड का पोटेंशियल निगेटिव होगा। ठीक है ना। तो इसका पोटेंशियल हम मान लेते हैं एनोड का, और ये पोटेंशियल कैथोड का, इन दोनों का डिफरेंस जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। बात को समझिए, एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव, कैथोड का पोटेंशियल निगेटिव, और दोनों पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस EMF भी हो सकता है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज भी होगा। तो होता क्या है, जब ये सेल खुले ओपन सर्किट में होगा, जब सेल क्या होगा, ओपन सर्किट का मीन्स होता है जब सेल से करंट ना ली जा रही हो। अब क्लोज सर्किट का मीन्स होता है जब सेल से करंट ली जा रही हो।
ठीक है ना। तो जब सेल ओपन सर्किट में होगा तो इन दोनों एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। और जब ये सेल क्लोज सर्किट में होगा, मीन्स सेल से करंट ली जा रही होगी, तो उस समय इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। क्या कहा हमने, यानी यही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और यही क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। लेकिन ये कब होगा, ये कब होगा, व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट। और ये कब होगा, सेल इज क्लोज्ड सर्किट। क्या होता है, बात को समझिए। एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। कब, जब ये सेल क्या होगा, ओपन सर्किट में होगा। और यही एनोड कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। और ये कब कहलाएगा, जब सेल क्या होगा, क्लोज सर्किट में होगा। ठीक है ना। और ओपन सर्किट का मीन्स होता है कि सेल से करंट ना ली जा रही हो, और क्लोज सर्किट का मीन्स होता है जब सेल से करंट ली जा रही हो। ठीक है ना। ये सेल है, सेल का सिंबल वैसे ये बनाया जाता है, ये है, ये प्लस माइनस, ये सेल का ईएमएफ होता है। अभी इसको बताएंगे हम, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है ना। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले हमको अब क्या बनाना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्या कहोगे, सुनो अच्छे से। व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। And when cell is in closed circuit, then potential difference between anode and cathode is called terminal voltage। मतलब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वही टर्मिनल वोल्टेज है। वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब होता है, जब वो ओपन सर्किट में रहेगा। और टर्मिनल वोल्टेज कब कहलाएगा, जब वो क्लोज सर्किट में होगा। ठीक है ना। तो उसकी डिफिनेशन को हम लिखते हैं, देखिए, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्या लिखना होगा, देखिए, व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, देन मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज डिनोटेड बाई, या तो EMF लिखा रहता है, REMF लिखा रहता है, या कि सिर्फ E लिखा रहता है। चाहे EMF लिखा रहेगी स्मॉल में, चाहे EMF कैपिटल में, चाहे E। ठीक है ना। E = होगा W/Q। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस = वर्क अपॉन चार्ज होता है। और ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलाम, JC इनवर्स, इसी को बोलते हैं वोल्ट। ठीक है ना। यूनिट इसकी क्या होगी, जूल पर कूलाम, या JC इनवर्स, या कि वोल्ट। ठीक है ना। DF क्या हो जाएगा, mL² T - 3A - 1, ये DF। ठीक है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
When cell is in open circuit, then maximum potential difference between anode and cathode is called electromotive force. It is denoted by E small EMF, capital EMF या capital E से E equal to W/Q, ये फार्मूला लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब इसी सेल को हम क्या कर दें, क्लोज सर्किट में कर दें, तो पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या बोलने लगेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है ना। देखिए टर्मिनल वोल्टेज, तो व्हेन सेल इज इन क्लोज्ड circuit, then potential difference between anode and cathode is called terminal voltage. It is denoted by V. V is less than E. But during charging of cell, V greater than E. ध्यान दीजिएगा, वैसे जो V होता है E से छोटा होता है। E यानी EMF, E क्या है, EMF है। V E से छोटा होता है, लेकिन V E से बड़ा हो जाता है एक जगह है। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, जब सेल को चार्ज कर रहे होते हैं उस समय जो टर्मिनल वोल्टेज है वो EMF से बड़ा होता है। यहाँ बताए दे रहे हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है V = E - IR इस समय, और इस समय यह फार्मूला होता है V = E + IR। ये और इंटरनल रेजिस्टेंस से बताएंगे, अभी बताने वाले हैं। ठीक है ना। क्या क्या कहा हमने, जब सेल ओपन सर्किट में रहेगा, जब सेल ओपन सर्किट में रहेगा तो एनोड कैथोड का पोटेंशियल का डिफरेंस जो है EMF होगा, और जब सेल क्लोज सर्किट में रहेगा तो एनोड कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज होगा। ओपन सर्किट का मीन्स सेल से करंट ना ले रहे हो तब, और क्लोज सर्किट का मीन्स जब सेल से करंट ले रहे हो तब। ठीक है ना। तो ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज। ये टर्मिनल वोल्टेज EMF से छोटा होता है, लेकिन एक कंडीशन होती है जब टर्मिनल वोल्टेज EMF से बड़ा होता है। वो कंडीशन है जब सेल को चार्ज कर रहे होते हैं। ये नहीं कि चार्ज होने के बाद, ड्यूरिंग चार्जिंग चार्ज कर रहे होते हैं उस समय की बात है कि वो टर्मिनल वोल्टेज E से बड़ा होता है। ये फार्मूला हम डिराइव करके बताएंगे। V टर्मिनल वोल्टेज है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, I करंट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है उसको जान लीजिए, फिर रिलेशन बता देंगे। ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, अभी जो आपने देखा ये सेल, ये एनोड कैथोड, ये क्या है, एनोड है, ये कैथोड है। इसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होता है करंट को अपोज करता है। क्या है, एनोड कैथोड के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होता है करंट फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है। उस अपोज को ही क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कहा हमने, ये एक सेल है, ये एनोड है, कैथोड है, इसके यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है। तो एनोड और कैथोड के बीच का जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होगा वो करंट को ऑब्स्ट्रक्शन अपार्ट करेगा, है ना, करंट फ्लो में अपोज करेगा। उस अपोज को ही बोलते हैं क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल इनसाइड द सेल, the obstruction offered by electrolyte material inside the cell between two electrodes is called internal resistance of that cell।
यानी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होता है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने में अपोज करता है, उस अपोज को ही क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। यानी क्या बोलेंगे, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल इनसाइड द सेल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सेल। ठीक है ना। तो देखिए द ऑब्स्ट्रक्शन OBSTRUCTION ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड OFFERED द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय electrolyte the obstruction offered by electrolyte in the flow of current the obstruction offered by electrolyte in the flow of current between two electrodes inside the cell. The obstruction offered by electrolyte in the flow of current between two electrodes inside the cell is called internal resistance of that cell. It is denoted by small r. Its unit is ohm and df is ml square t minus 3a minus 2. ये the obstruction offered by electrolyte between the two the obstruction offered by electrolyte in the flow of current between two electrodes inside the cell is called internal resistance of that cell. इससे स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं, ओन यूनिट ओम होती है, डायमेंशन फार्मूला ये होता है। ठीक है ना। जैसे हमने अभी आप लोगों से कहा था, जैसे ये एक सेल है और ये सेल ये सेल होता है, ये आर है, ये ई है, ये क्या है, EMF। सेल का ये सिंबल होता है, इसमें पॉजिटिव वाला बड़ा होता है, निगेटिव वाला छोटा है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। अब है इंटरनल रेजिस्टेंस का एक डेरिवेशन बता दें, इंटरनल रेजिस्टेंस का डेरिवेशन। वैसे आप लोगों को बता दें, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है ना। यानी ये दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का डिस्टेंस, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का डिस्टेंस ये जो होता है, इसको यदि हम d को क्या करें, यदि d को इंक्रीज करें तो स्मॉल r डिक्रीज होगा। ठीक है ना। d को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। और इलेक्ट्रोडों की एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया को बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये R बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो R डिक्रीज होता है। ठीक है ना। ये दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोड की एरिया बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। फिर से सुनना, हो सकता है ना दिखता हो। ये दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इलेक्ट्रोडों की एरिया बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। कंसंट्रेशन, लिक्विड का कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ये याद रखना। ठीक है ना। अब हम ये बताएंगे इनके बीच रिलेशन क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन। ठीक है ना। यानी रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसका
इसका जो भी रिलेशन है उस इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है उसको आप देखेंगे। हो सकता है थोड़ा सा ये आपको ना दिखता हो तो हम यहाँ लिखे देते हैं, बल्कि इसको, है ना, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोड की एरिया इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। और यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ये पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या बड़े एग्जाम में, कोई कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। अब हम इस इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का एक डेरिवेशन बताएंगे, और जो डेरिवेशन बताएंगे वो आप अगले लेक्चर में देखेंगे। यदि समझना होगा तो उस लेक्चर को ज़रूर देखना, नहीं समझना होगा तो कोई बात ही नहीं। थैंक यू।